Hello and welcome everybody back to my YouTube channel Economics World by Simar. So today we are going to do yet another interesting and important topic in microeconomics, that is the consumer's equilibrium. So आपने कभी ये सोचा है कि आप मार्केट में गए बट आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ चॉइसेस हैं, आप बहुत सारा सामान खरीदना चाहते हैं बट यू आर हैविंग अ मनी कंस्ट्रेंट, आपके पॉकेट में कम पैसा है, तो आप वो कम पैसे में भी, आप वो कंस्ट्रेंट अमाउंट ऑफ मनी में भी आप कौन से ऐसे पॉइंट पे मैक्सिमम सेटिस्फाइड होंगे, वो हमारा पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहलाता है. सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. इसके आपके दो अप्रोचेज होते हैं. वन इज़ द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड द ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, एंड थ्रू बोथ द अप्रोचेज हाउ वी विल रीच ऑन टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. In this chapter we'll study about that. So let us start. Now when we are talking about the consumer's equilibrium, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमारी वो सिचुएशन होती है जहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है बट फ्रॉम देयर अवेलेबल इनकम एंड डजंट वांट टू चेंज देयर करेंट पैटर्न ऑफ कंजम्पशन. उसकी गिवन इनकम के रहते रहते वो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फाइड है, वो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है. इसका सिंपल सा मतलब कि नाउ ही हैज़ नो डिज़ायर टू रीअलोकेट इट्स स्पेंडिंग. ऑल्सो द कंज्यूमर इज सेटिस्फाइड गिवन द प्राइसेस एंड इनकम. उसके पॉकेट में जितना पैसा है, जितना पैसा वो स्पेंड करने लेके गया है, उसमें वो मैक्सिमम सेटिस्फाइड है. दैट इज़ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. एंड जो हमारी यूटिलिटी होती है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमाइज होती है. सो इन दिस क्लास विल स्टडी अबाउट द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के तहत हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस तरीके से रीच होती है. सो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज अ मार्शलियन अप्रोच. हमारे मार्शल जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था. एंड टॉकिंग अबाउट दिस, कार्डिनल मतलब नंबर होता है ना. तो जब हम यूटिलिटी को नंबर के टर्म्स में मापे, नंबर के टर्म्स में जब हम इसको मेजर करें, उसे हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहते हैं. ऑल्सो देयर आर सम अजम्पशंस इन द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. फर्स्ट, कि हमारा जो कंज्यूमर होगा वो रेशनल होगा. कंज्यूमर रेशनल है, इसका मतलब कि उससे उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए, वो अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव करना चाहता है. दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय कंज्यूमर इज़ रेशनल. प्राइस ऑफ गुड हमारे यहाँ पे कांस्टेंट रहता है. इनकम इज़ ऑल्सो कांस्टेंट. यूटिलिटी को हम न्यूमेरिकल टर्म्स में मापेंगे. दैट इज़ व्हाट द कार्डिनल टर्म मीन्स. ऑल्सो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट होता है. अभी हम इस लॉ के बारे में आगे समझेंगे. सो जब हम कार्डिनल यूटिलिटी की बात करते हैं, इसमें हम दो केस के बारे में बात करते हैं. एक वन कमोडिटी केस के बारे में और एक टू कमोडिटी केस के बारे में. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वन कमोडिटी केस, तो जहाँ पर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है, when its marginal utility in terms of rupee is equal to the price of the commodity, जहाँ पर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी, उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो उसके सैक्रिफाइस मतलब प्राइस जितना वो पे कर रहा है उसके बराबर है, वहाँ पर हम कहेंगे कि हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, वहाँ पर हमारी यूटिलिटी मैक्सिमाइज होगी. ये हमारा होता है वन कमोडिटी केस में. और ऑल्सो फॉर स्टेबिलिटी, जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है वो कंटिन्यूअस फॉल होना चाहिए, और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. बेसिकली क्या होता है कि हम जितने ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते जाते हैं, हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, एडिशनल यूटिलिटी होती है, किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने से जो हमें एडिशनल यूटिलिटी मिलती है वो हमारी रिड्यूस होती जाती है. फॉर एग्जांपल, आपने पिज़्ज़ा का बहुत अच्छा एग्जांपल सुना होगा कि अगर आप एक स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा खा रहे हैं, उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो जब आप दूसरी स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा खाएंगे वो सेटिस्फैक्शन लेवल आपका कम हो जाएगा. मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हर एक बाइट ऑफ पिज़्ज़ा के साथ आपकी डिक्रीज़ होती जाती है, और एक मोमेंट पे वो नेगेटिव, वो ज़ीरो होती है फिर नेगेटिव हो जाती है. दैट इज़ व्हाट इज़ द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंसेप्ट मीन्स. और यही हमारे वन कमोडिटी केस में ये हमारा लॉ चलता है. अब हम इसके एक्सप्लेनेशन समझते हैं. वही जो मैंने आपको समझाया कि कंज्यूमर हमारा कहाँ पे इक्विलिब्रियम में रहेगा, जहाँ पर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस के बराबर होगी. ठीक है. फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे 5 यूटिल्स लिए हैं. हमारा फर्स्ट में जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है, हम इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ ले रहे हैं. दैट इज़ प्राइस हमारा कांस्टेंट है, 600 हमने प्राइस लिया है, एंड मार्जिनल यूटिलिटी हर एक लेवल पर डिक्रीज़ होती जाएगी. 700 हुई, 650 हुई, 600, 550, 500. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे वो गेन ज़्यादा कर रहा है, और जो उसका सैक्रिफाइस है, दैट इज़ प्राइस विच ही इज़ पेइंग इज़ लेस, है ना. उसके बाद
इस लेवल पे जब वो 3 यूटिल्स कंज्यूम कर रहा है थर्ड यूटिल्स पे, जो हमारा गेन है वो सैक्रिफाइस के बराबर है। यहाँ पर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस के बराबर है, वही जो हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे। और 4 और 5 यूटिल्स में जो उसका गेन है वो जो सैक्रिफाइस है उससे कम है। इसी को जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहेंगे, सो हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बनेगा वो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व क्यों बनता है? क्योंकि हमारी हर एडिशनल यूटिलिटी हम जितना कंज्यूम करते जाएंगे, जो हमारी एडिशनल यूटिलिटी होगी वो हमारी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अब इसी को मैंने ग्राफिकली एक्सप्लेन किया। देखिए इस वाले हिस्से में जो आपका प्राइस है, जो आपका गेन है वो ज़्यादा है ना। यहाँ पर आपका क्या है, गेन कम है, तो जो इक्विलिब्रियम लेवल होगा, इक्विलिब्रियम लेवल हमारा इस पॉइंट पे आएगा जहाँ पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हमारे प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा लॉ ऑफ DMU होता है और ये हमारे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और ये वन कमोडिटी केस में अप्लाई होता है। वन कमोडिटी केस में आपका मार्जिनल यूटिलिटी हमारे प्राइस के बराबर होता है। अब यही हम बात करते हैं हमारे 2 कमोडिटी केस की। तो 2 कमोडिटी केस हमारा मिनी कमोडिटी, इसको हम मिनी कमोडिटी केस भी कहते हैं। और यहाँ पर जो हमारा लॉ अप्लाई होता है वो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है। यहाँ पर हम 2 गुड्स की बात करते हैं, गुड X एंड गुड Y, और कंज्यूमर हमारे इक्विलिब्रियम में तब होगा जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ X मार्जिन MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY इक्वल टू MUM, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर होगा। एक्स कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी को जब हम प्राइस से डिवाइड करेंगे, वाई कमोडिटी के जब हम मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस से डिवाइड करेंगे, वो हमारे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर होगी। वहाँ पर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा और इसी को हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मतलब द कंज्यूमर मैक्सिमाइजिंग हिज हर टोटल यूटिलिटी विल एलोकेट हिज हर इनकम इन सच अ वे दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट यूनिट ऑफ मनी स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी इज इक्वल। जितना आप ये पैसा लेके चल रहे हो वो इस दोनों कमोडिटी में आप किस तरीके से अलोकेट करोगे ताकि हमारा कंज्यूमर टोटल सेटिस्फैक्शन में रहे, उसी को हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। सबसे पहला लिमिटेशन कि यहाँ पर हमारे कंज्यूमर के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है डिफरेंट कमोडिटीज़ की मार्जिनल यूटिलिटी को पहचानना। क्यों? क्योंकि जो यूटिलिटी होती है वो हम नंबर के टर्म्स में नहीं माप सकते हैं, वो एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट होता है। लेकिन कार्डिनल अप्रोच तो हमारा कहता ही है कि वो न्यूमेरिकल टर्म्स में है, और ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी हुआ था क्योंकि जो सेटिस्फैक्शन है आप उसको कभी भी नंबर के टर्म में नहीं मापोगे, वो हमेशा एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट होता है। ऑल्सो जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अपने हैबिट्स, टेस्ट, प्रेफरेंसेस और कस्टम्स के अकॉर्डिंग गवर्न होते हैं, इसीलिए उनके जो डिसीजंस होते हैं परचेज़ के वो हमेशा इकोनॉमिक कंसिडरेशन से नहीं मापे जा सकते। ऑल्सो कई सारे जो कंज्यूमर्स होते हैं वो इग्नोरेंट होते हैं, इसीलिए वो एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं आ पाते। एंड जो हमने अजम्पशन लिया था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमारा कांस्टेंट रहता है, वो एक अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, क्योंकि अगर हम उसकी बात करें तो वो सब्जेक्टिव होता है, वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। सो ये था हमारा कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जहाँ पे हमने 1 कमोडिटी केस एंड 2 कमोडिटी केस के बारे में पढ़ा, और इन दोनों से हमारा जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में किस तरीके से आता है, कंज्यूमर हमारा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किस तरीके से अचीव करता है, हमने वो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में पढ़ा। In the next class, we'll study about the ordinal utility approach, और ordinal utility approach में आपका indifference curve, budget line, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, so if you have understood each and everything, and if you have any doubt, you can just post it in the comment section and I'll definitely answer that. Also, if you like the video, do like, subscribe, share and comment. Thank you.